अर्पिता जाओ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ देर के लिए बंकर में ले जाया गया है। इससे पहले व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में पहुंचा दिया गया। अमेरिका के मिनियापोलिस में 26 मई को अफ्रीकी मूल के एक नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ये हिंसा भड़क उठी है। तो इस हिंसा के बाद कंट्रोल करने की कई कोशिशें, लेकिन वो अभी नाकाफी ही दिखती नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच लोग सड़कों पर हैं। 40 शहर ऐसे हैं जिनपे कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई जगहों पर हिरासत में भी लोग लिए गए, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोरोना का संकट अमेरिका पर सबसे ज्यादा गहराया हुआ है और इन सब के बीच एक और मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये मुसीबत में फंसते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा के लिए उनको बंकर में फिलहाल पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि व्हाइट हाउस के बाहर भी कई लोग इकट्ठा हो गए हैं और अशांति फैलाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। कंट्रोल करने की उनको कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से अभी ट्रंप को बंकर में पहुंचा दिया गया है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक में अमेरिका में जारी हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की है, जहां हिंसा की आज राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले, तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस को हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया, तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं और इस पे आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं, आपके विश्वास और आपके स्नेह की वजह से ये सारे काम, दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं। मेरे पास समय समय पर काफ़ी कठिन चुनौतियां आईं, कई बार उनके समाधान नहीं होते थे। ऐसे समय पे मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिए। समय समय पे आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया। जैसे आपने कहा, हमने लागू किया। कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और भरपूर सुझाव आए। 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए।
क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए। एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रोज़ हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे आईसीयू खोले, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के लिए। पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में। आज उसी की वजह से, जब कोरोना की महामारी की वजह से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, कोलैप्स कर गई, आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आपका मुख्यमंत्री आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में कोरोना हो गया तो चिंता मत करना, आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैंने आप लोगों से बात की थी, अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि आज की, उस दिन मैंने कहा था 3-4 दिन पहले कि आज की डेट में दिल्ली में 2100 मरीज हैं, लेकिन 6600 बेड का इंतजाम है। और ये 9,500, 5 जून तक 9,500 बेड्स का इंतजाम हो जाएगा। 9,500 बेड्स, जबकि आज की डेट में मेरे ख्याल से 2300-2400 पेशेंट्स हैं आज। तो 2300-2400 पेशेंट्स के अगेंस्ट में हमारे 9,500 बेड्स का इंतजाम होगा। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, एक तो है कि मैं वैसे ही हवा में बात कर लूं, लेकिन अब आपको ऐप के जरिए भी ये पता चल जाएगा। ऐप तैयार हो चुका है, उसको कल लॉन्च कर रहे हैं, कल सुबह उसको लॉन्च करेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड खाली हैं। और अगर आपके घर में कोरोना हो तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो केरला वालों की भी है, तमिलनाडु वालों की भी है, यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है, झारखंड वालों की भी है, महाराष्ट्र वालों की भी है। दिल्ली तो आज तक सबका इलाज करती आई है, फिर दिल्ली मना कैसे कर सकती है किसी का इलाज करने के लिए? तो कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए।
आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कई महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने कही हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि शुक्रवार 5 बजे तक वो जनता के सुझावों का इंतजार करेंगे। उन्होंने नंबर भी जारी किया और ये कहा कि इस पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। उसी के साथ साथ 1 हफ्ते के लिए फिलहाल दिल्ली बॉर्डर सील की बात भी उन्होंने कही है। और ई रिक्शा ऑटोस में सवारियाँ, पहले था कि आप सिर्फ एक बैठा सकते हैं, लेकिन अब ये है कि उस पर आप सवारियाँ बैठा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है बेड और वेंटिलेटर को लेकर, अस्पतालों में संख्या बढ़ाई है बेड की। ये सारी उपलब्धियां दिल्ली सरकार की रही हैं। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक ही रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू दिल्ली में भी जारी रहने की बात कही गई है। और उसी के साथ साथ कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे, इसकी जानकारी भी अरविंद केजरीवाल ने दी है। साथ ही सैलून खुलेंगे, स्पा अभी बंद रहेंगे और सभी फैक्ट्रियां जो हैं उन्हें खोलने की इजाजत भी दी गई है। यानी फैक्ट्रियों में काम हो सकता है, उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सुझाव इस बारे में मांगा जा रहा है कि दिल्ली बॉर्डर जो है उसको खोला जाए या ना खोला जाए। दिल्ली की स्थिति को देखते हुए ऑड इवन की पाबंदी भी जो लगाई गई थी वो भी फिलहाल हटा ली गई है। और 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर जो है वो अभी सील रहेंगे। और शुक्रवार शाम 5 बजे तक सुझाव जो दिल्ली वासियों से मांगे गए हैं उसके आधार पर और तय किया जाएगा कि ये बॉर्डर खोलने हैं या जो छूट दी जा रही है वो छूट उतनी ही रखनी है या कहीं और पाबंदियां लगानी है। इन सब पर सुझाव अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। और साथ ही साथ कुछ और ऐलान किए, जैसे फैक्ट्री खोलने की बात सामने आई, सैलून खोलने की बात हुई, हालांकि स्पा बंद करने की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि बाजार में जो सभी दुकानें हैं उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और सारी फैक्ट्रियां जो दिल्ली में हैं वो खुली रहेंगे। ई रिक्शा और ऑटो वालों को राहत थोड़ी सी मिली है, क्योंकि पहले जो नियम बने थे वो ये कि एक ही सवारी वो बैठा सकते हैं, लेकिन अब उस पर छूट दी गई है क्योंकि काफ़ी ऑटो और ई रिक्शा वालों को दिक्कत हो रही थी कि उनकी लागत भी निकल के नहीं आ पा रही थी। और इस बीच ये भी कहा गया कि शुक्रवार को 5 बजे तक आपको अपने सुझाव देने हैं कि दिल्ली बॉर्डर को भी सील रखा जाए या नहीं रखा जाए, या जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो ठीक है या इनको हटाया या बढ़ाया जाए। हालांकि जो पर्सनल गाड़ियां हैं, कार लेके जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी राहत दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये कहा गया है कि उसके सिवा भी जो लोग हैं उसमें बैठ सकेंगे, ड्राइवर के अलावा भी। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने आज इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो, क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722।
व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं और दिल्ली के राजघाट से दीपक रावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद करो। जावेद, बॉर्डर सील की बात कही है, यानी ऐसा पहली बार हुआ है कि केजरीवाल ने कहा है बॉर्डर सील रहेंगे फिलहाल एक हफ्ते के लिए, बाद में वो तय करेंगे आगे क्या करना है। देखिए, ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। अभी तक हम देख रहे थे कि बॉर्डर पे आवाजाही स्मूथ चल रही थी, लेकिन अब जब दिल्ली में बाकी चीज़ें खुल गई हैं, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बॉर्डर सील करने का फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है। वो इसलिए कि दिल्ली में जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो सुझाव मांग रहे हैं कि क्या बॉर्डर खोल दिए जाएं। हमें ये याद रखना होगा कि लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में 1000 से ज़्यादा केसेस हर रोज़ आ रहे हैं और जो आंकड़ा है वो 20,000 के आसपास पहुंचता जा रहा है। तो ये तस्वीर है। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील किए हैं और आगे वो इस पर समीक्षा करने के बाद फैसला लेंगे। हमारे साथ दीपक रावत भी हैं। दीपक, ये क्या बॉर्डर की लड़ाई चल रही है, राजनीति है इसमें, या फिर कोरोना को लेकर ये कदम उठाया गया है? जी अर्पिता, जाहिर तौर पर इससे पहले जितनी बार भी गाइडलाइन जारी की गई, चाहे लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार की बात करें, तो कभी भी बॉर्डर सील करने की बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। लेकिन ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बॉर्डर सील किए जाएंगे। संभवतः ये इसलिए भी कहा गया होगा क्योंकि हरियाणा से लगातार बॉर्डर सील हो जाते हैं, नोएडा से लोगों को जाने नहीं जाता, गाजियाबाद में लगातार ये सिचुएशन नजर आती है। तो अब जो दिल्ली में इस तरीके से कहा गया है, एक हफ्ते का सुझाव लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखकर लिया गया होगा। लेकिन इस वक्त अगर तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ राजघाट के पास बीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है और इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो नीतियां रही हैं इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वो बहुत खराब रही है। ये वजह है कि 450 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और सबसे बड़ा आरोप जो बीजेपी लगा रही है उसको पीछे बीजेपी का कहना है कि जो मौत के जो आंकड़े हैं उसको छिपा रही है सरकार, जिसको लेकर सरकार को क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं आपस में। तो ऐसे में मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनसे बातचीत भी करवाएंगे। लेकिन स्थिति ये देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि उसके बावजूद भी। ठीक है दीपक, आप जब मनोज तिवारी आपके साथ हों तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं उनसे भी आप बात कीजिएगा तो हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन जावेद, इन सब के बीच जब ये बड़ा ऐलान कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ये बताइए जो ऑफिसेस खुले हैं, जो लोग नोएडा से दिल्ली जाके काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में जो मजदूर हैं जो एक बॉर्डर से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपने फैक्ट्री खोल दी, आपने दुकानें खोल दी, आपने और जो बिल्डिंग्स है उनको खोल दिया, लेकिन लोग कैसे जाएंगे अगर बॉर्डर सील हो जाएगा तो? देखिए, इसके लिए अभी मुख्यमंत्री ने बताया कि जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा जब भी बॉर्डर सील होता है, जब भी गाइडलाइन आती है उसके अगले दिन, जैसे आज हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी नोएडा जा रहे थे जिनको लग रहा था कि बॉर्डर खुल गया, लेकिन नोएडा पुलिस ने रोक लिया। अब बॉर्डर पर कल जब दिल्ली बॉर्डर के सील हो चुके होंगे, क्या स्थिति बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि एनसीआर को एक यूनिट मानने की बात लगातार होती रही है। अभी भी आम आदमी पार्टी ये मानती है कि इस पर ठोस रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। दरअसल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अरविंद केजरीवाल ने, तो मार्केट खोलने को लेकर क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी।
पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया, तो दिल्ली में भी अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है। अगर आपकी बात हो पाए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि बॉर्डर सील हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो बातें कही, जरा अगर उस पर आप रिएक्शन ले पाए। देखिए अर्पिता, छोटी सी बात मैं पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पुलिस जो डिटेन कर रही है, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, सबको जो भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे सभी को डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का धरना प्रदर्शन हो ही नहीं सकता है। लॉकडाउन चल रहा है, हालांकि उसके बावजूद भी 9 जगहों पर दिल्ली बीजेपी ने प्रोटेस्ट करने की बात कही थी और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर जमा हुए थे। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सर्कल बनाए गए थे, उस सर्कल के बीच कहा गया था बीजेपी नेताओं के द्वारा कि इस सर्कल के बीच में जो है लोग खड़े रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मनोज तिवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखिए आप कि तमाम जो नेता हैं उनको ले जाया जा रहा है और उसके बावजूद भी स्थिति बहुत, यहाँ पर देखिए मनोज तिवारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। दिल्ली के लोगों को बेड की व्यवस्था करें। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5-5 लाख 10-10 लाख 5 लाख जमा किए बिना दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एंट्री नहीं है। हम इस दिल्ली की थोड़ी कल्पना किए थे कि जहां 5 से 15 लाख रुपया लोगों को बीमार के साथ उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। ये सारी दिक्कत बहुत है। सर, बॉर्डर सील करने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील कर रहे हैं, उसके बाद सुझाव मांगेंगे। ये इनको एडवर्टीजमेंट देने के लिए पैसे हैं और सैलरी देने के लिए पैसे। बॉर्डर सील पे क्या कहेंगे? दिल्ली हमारा पुलिस का अधिकारी मर गया, क्या कहेंगे? बॉर्डर सील पर सर आज सील कर दिया गया, हम बिल्कुल इसका पालन कर रहे हैं। जो 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दिल्ली की सारी व्यवस्था सिर्फ बातों में रह गई है, जमीन पे नहीं है। सर प्रोटेस्ट कर रहे थे आप, क्योंकि प्रोटेस्ट हम लोग अपने प्रोटेस्ट को सोशल डिस्टेंसिंग में कर रहे हैं, फिर भी हम पुलिस का सम्मान करते हैं। तो ये मनोज तिवारी थे अर्पिता, जो कि साफ तौर पर ये नहीं बता रहे थे कि उनका क्या कहना है इस पूरे रुख को लेकर, क्यों प्रोटेस्ट किया गया। लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से 10-15 लोगों को जमा करके प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त तस्वीर आप देखिए कि जो पुलिस है वो डिटेन कर रही है। पुलिस से कोई इस तरह की इजाजत नहीं मांगी गई थी, ना पुलिस ने कोई इजाजत दी थी। जी बिल्कुल दीपक, की तस्वीरें भी हम आप देख रहे थे और मनोज तिवारी जिस तरीके से कह रहे हैं सब कुछ यहाँ पर बोलने के लिए है। तस्वीर मतलब हकीकत उसको कहीं कन्वर्ट नहीं करवा पा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। लेकिन जरा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देखते हुए एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही अरविंद केजरीवाल ने कि बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए फिलहाल सील रहेगा। उसके बाद लोगों से सुझाव मांगा है और उस सुझाव के बाद तय करेगी दिल्ली सरकार कि ये बॉर्डर को खोलना है या नहीं खोलना। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार फिर से सुन लेते हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो महत्वपूर्ण बात कही उनमें से नंबर 1 ये है कि अब फिलहाल 1 हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर सील रहेगा। यानी अभी तक ऐसा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था कि बॉर्डर सील रहेगा। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है। हालांकि शुक्रवार तक लोगों से सुझाव मांगा है और उसके बाद तय होगा कि आगे स्थिति दिल्ली में क्या रहने वाली है। उधर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज बांद्रा टर्मिनस से करीब 6 ट्रेन अलग अलग राज्यों को रवाना होंगी
और इस सब के बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक, इस लिहाज से कि आगे की रणनीति क्या होगी, ये जानकारी भी मिल रही है कि इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की तरफ से लिए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण जैसे सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण फैसले की बैठक के बाद यहां सामने आ सकते हैं। पीएम आवास पर दरअसल ये कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति, मसलन अर्थव्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से किया जा सकता है, साथ ही साथ कोरोना में जब अब आज पहला दिन है अनलॉक 1 का, अनलॉक अगर हुआ है तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कराना है, इन तमाम विषयों पर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है पीएम आवास पर। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, इसमें क्या कुछ सामने आ सकता है बैठक खत्म होने के बाद? कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, अनलॉक पार्ट 1 फेज शुरू हो चुका है और इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके के देश भर में जोर देना चाहिए, किस तरीके से उनके में गति देनी चाहिए, उसको चर्चा हो रही है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक के बाद कोई बड़ा एक अनाउंसमेंट जरूर होगा जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। और इसके अलावा अन्य और पहलू हैं, जैसे किसानों की परेशानी है, प्रवासी श्रमिकों की परेशानी है, इसके अलावा उद्योगों की परेशानी है, उसके बारे में भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है। क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 खत्म हो चुका है, अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो चुका है और पीएम मोदी का जो विजन है कि हमें इसी खतरे के साथ जीना है, जान के साथ जहान भी, इसी विजन को यहाँ के तहत यहाँ पे चर्चा होगी और बड़ी घोषणाएं की हम उम्मीद कर सकते हैं। अमित, क्या ऐसा भी है, क्योंकि अनलॉक 1 की बात हुई तो अब चर्चा ये भी गर्म हो गई कि अनलॉक 2 और 3 भी हो सकते हैं, यानी चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात हुई थी। मतलब अनलॉक 1 हो चुका है, कुछ चीजें खुल चुकी हैं, क्या यहाँ पर अनलॉक 2 या दूसरे चरण की भी चर्चा होगी कि किस तरीके की छूट अब देशवासियों को मिल सकती है आगे भविष्य में? जी बिल्कुल, क्योंकि अनलॉक 1 के तहत ये पहली कैबिनेट बैठक है और आने वाले दिनों में न केवल 1 महीने में बल्कि इस पूरे पीरियड में 2 से 3 महीने में देश किस गति के साथ आगे बढ़ेगा, एक पहलू पे यहाँ पे चर्चा होगी। और अब अनलॉक पार्ट 2 में स्कूल, कॉलेजेस और अन्य धार्मिक स्थलों को किस तरीके से खोला जाएगा, दूसरी चीज इंटर स्टेट मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य में पहुंचे हैं उनको सही एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, इन सारे पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और एक लंबी योजना पर चर्चा की जा रही है। उधर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में लंबी कतारें लगी हुई दिख रही हैं। आज बांद्रा टर्मिनस से करीब 6 ट्रेन अलग अलग राज्यों को रवाना होंगी, लिहाजा लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर नजर आई। भीड़ की वजह से स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पूरे देश में आज से 200 यात्री ट्रेनें शुरू की गई हैं और उसमें से मुंबई में करीब 8 जोड़ी ट्रेनें पश्चिम रेलवे से और 9 जोड़ी ट्रेनें जो है सेंट्रल रेलवे से चलेंगी। पश्चिम रेलवे से 8 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से जानी है। मैं बांद्रा टर्मिनल्स पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए यात्रियों का जो पहुँचना है वो शुरू हो गया है यहाँ पर। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है जो कि गंभीर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो यात्री आ रहे हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि इससे आपकी ही सुरक्षा होगी। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आज जो है यहाँ से जिन 8 जोड़ी ट्रेनें जानी हैं उसमें से 7 जोड़ी ट्रेनें इसी बांद्रा टर्मिनल से जानी हैं। पहली ट्रेन जो है वो यहाँ से निकलेगी और उसके बाद फिर जो है तमाम जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो ट्रेनें शुरू की गई हैं वो उसमें जो है करीब 30 जून तक सीटें फुल हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा टर्मिनल्स पर, इसी तरह की तस्वीरें आज मुंबई के कई स्टेशनों पर, चाहे कुर्ला टर्मिनल्स हो या फिर सीएसटी हो, बांद्रा हो, मुंबई सेंट्रल हो, ये तमाम जगहों पर आज इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। दरअसल देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 67,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो चुकी है।
वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 19,844 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,831 है। कोरोना वायरस के खैर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 17,90,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 5,14,000 के पार हो चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,05,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,76,000 से भी ज्यादा है। और पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,000 से ऊपर है। उधर बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूरों ने जोरदार हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर चेन्नई और दिल्ली से वहां पहुंचे थे, लेकिन पीने का पानी और खाना नहीं मिलने की वजह से नाराज होकर हंगामा करने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समस्ती बिहार की ये तस्वीरें हैं समस्तीपुर की, जहां पर खाना और पानी न मिलने की वजह से ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इन्होंने काफी हंगामा किया। चेन्नई से मुजफ्फरपुर से आए, मुजफ्फरपुर से फिर यहाँ बोला यहाँ से बस मिल जाएगा। यहाँ से रात से बाहर निकले हुए, रात से यहाँ बैठे हुए, नाश्ता नहीं करने के लिए, ना बाहर जाने देता, ना कोई चीज़ का इंतजाम कर रहा है, कोई चीज़ का इधर इंतजाम ही नहीं। और हम लोग रात से भूखे प्यासे हैं, बोलते नाश्ता भी करेंगे तो बोलता बाहर जाने के लिए नहीं देगा, नहीं कोई नाश्ता। ऐसे कैसे चलेगा सर? उधर राजस्थान के रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने जबरदस्त तरीके से करवट लिया। आलम यह है कि बीते 36 घंटों से रेगिस्तानी इलाके में जबरदस्त तेज हवाओं के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रविवार देर शाम तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह रहा कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह बिजली के खंभे गिर पड़े। तो राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है और उसकी बात भी जरा देखिए आप किस तरीके से तस्वीरों में कैद हुई है। यहाँ पर कई जगहों पर सड़कों पर ऐसे ही पानी भर गया, यातायात ठप हो गया, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।